आप लोगों के कोई क्वेश्चन हैं पिछले लेक्चर में से तो पहले आप पूछ लें, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। कोई क्यूरी, कोई एम्बिग्विटी पिछले लेक्चर में से है तो बता दें। कोई नहीं है जी, स्टार्ट करें। यस सर, स्टार्ट करें। ओके जी, हम लोग साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है और टेस्टिंग क्या होती है, ये डेफिनेशंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। इसकी नेचर, साइकोलॉजिकल टेस्ट कैसे होते हैं, उसके हवाले से इसका इंट्रोडक्शन हमने किया था लास्ट लेक्चर में। तो आज हम एक्सक्यूज मी सर आपकी आवाज़ कट के आ रही। कट के आ रही है? मैं तो वैसे कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ जी, आवाज़ कट रही है तो आप कुछ कह नहीं सकते। अभी आ रही है सही? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत डिस्टॉर्शन हो रही है। अच्छा, सर बहुत ज्यादा आवाज कट रही है कि मतलब सेंटेंस की कंप्लीट समझ में नहीं आ रही। जी आप आवाज़ सही हुई कुछ? जी सर, अब पहले से ठीक है। ओके जी, चलें। तो आज हम बात करेंगे जी आइडियल टेस्ट। एक जो होता है, एक जिसको हम डिपेंडेबल टेस्ट कहते हैं, आइडियल टेस्ट कैसा होना चाहिए। आइडियल टेस्ट से ये मुराद नहीं कि हर एक टेस्ट ऐसा ही होता है, लेकिन एक आइडियल जो कि बेस्ट टेस्ट होगा, जो कि जिसमें कोई कमी बेशी नहीं है, उस टेस्ट की करैक्टरिस्टिक्स हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। कि आप कोई भी टेस्ट जो आप डेवलप करते हैं, आप कोई क्लरिकल एबिलिटी देखना चाह रहे हैं, आप कोई आई हैंड कोऑर्डिनेशन देखना चाह रहे हैं, और अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स देखनी हैं, उसके हवाले से आपने चेक करना है, आपने कंप्रीहेंशन चेक करनी है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी चेक करनी है, जो भी आप चेक करने जा रहे हैं। तो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि वो उसकी डोमेन ऐसी होनी चाहिए कि वो नेचर सारी की सारी जो उसके आस्पेक्ट्स हैं उस ट्रेड के जिसको आपने मेजर करना है, उसको वो फुलफ़िल कर रहा हो, वो सारे आस्पेक्ट्स को कवर कर रहा हो, और उसमें नंबर ऑफ़ आइटम्स एटलीस्ट इतनी होनी चाहिए कि वो सारे आस्पेक्ट्स को अच्छे से कवर कर ले। एक मिनट रुकिएगा जी बस। जी, तो वो सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर रहा हो और उसमें नंबर ऑफ़ आइटम्स इतनी हों एटलीस्ट कि वो हर उस एस्पेक्ट का सही से अहाता कर सकें। तो उसके अलावा उसमें जो एक आइडियल टेस्ट में जितनी भी करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, वो करैक्टरिस्टिक्स आज हमने डिस्कस करनी है। बेसिकली 4 करैक्टरिस्टिक्स कही जाती हैं एक आइडियल टेस्ट में, एक डिपेंडेबल टेस्ट में जो होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वो टेस्ट वैलिड टेस्ट होना चाहिए। वैलिड, हम ये जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसका पूरा एक एक चैप्टर है जिसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की टाइप्स डिटेल में भी पढ़ेंगे, और आपकी जो असल अंडरस्टैंडिंग है वो उसकी टाइप्स और सारी नेचर को देख के फिर लेटर ऑन डेवलप होगी। अभी सिर्फ इतना यहाँ पे डिस्कस करना काफ़ी होगा कि वैलिड टेस्ट उस टेस्ट को कहते हैं जो कि ट्रूथफुलनेस शो कर रहा हो उस टेस्ट की, यानी जो हम मेजर करना चाह रहे हैं वाक़यातन उस टेस्ट में वही मेजर हो रहा हो। अगर वो डिप्रेशन का टेस्ट है तो उसकी आइटम्स डिप्रेशन को ही टैप कर रही हों, ना कि एंग्जाइटी को टैप कर रही हों। तो जो टेस्ट जिस मकसद के लिए डेवलप किया गया है, अगर वो उसी सोलली उसी पर्पज़ को फुलफ़िल कर रहा है तो वो एक वैलिड टेस्ट होता है। सेकेंडली, वो टेस्ट रिलायबल टेस्ट होना चाहिए, यानी उसमें कंसिस्टेंसी ऑफ स्कोर्स हो और वो हाई डिग्री की हो।
यानी उस टेस्ट को अगर आप एक दफ़ा एडमिनिस्टर करते हैं और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के दौरान दोबारा एडमिनिस्टर करें तो उसमें सेम रिजल्ट्स आएँ। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अगर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं और अभी आपने ब्लड प्रेशर चेक किया और 140/90 आया है, तो 5 मिनट के बाद दोबारा चेक करें तो उतना ही आना चाहिए उस इंडिविजुअल का। अगर इस दौरान में उसने कोई मेडिसिन ली है जिससे उसका ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो जाना था, तो फिर उसकी रीडिंग में ज़ाहिर है वेरिएशन आनी चाहिए। लेकिन अगर आप 5 मिनट के बाद दोबारा चेक करते हैं और उस दौरान में उसने कोई ऐसी मेडिसिन भी नहीं ली जिससे ब्लड प्रेशर चेंज होगा और उसका ब्लड प्रेशर फ़ौरन से बहुत ज़्यादा वेरी कर जाए, तो आप यही समझेंगे कि आपका इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं है। आपका इंस्ट्रूमेंट ब्लड प्रेशर का अपरेटस, पीपी अपरेटस रिलायबल नहीं है, वो आपको सही रिज़ल्ट नहीं दे रहा। एक दफ़ा कोई रीडिंग दे रहा है, दूसरी दफ़ा कोई और रीडिंग दे रहा है। लेकिन अगर आप उस इंडिविजुअल का शाम को ब्लड प्रेशर चेक करें, चाहे उसने एक्सक्यूज मी सर, आपकी आवाज सही नहीं आ रही। जी, अब कुछ बेहतर हुई है जी। बेटा अब आवाज़ सही आ रही है? सर आपकी आवाज आ रही। अभी मैंने बिल्कुल वाईफाई अपना डिवाइस उतार के अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर ली थी। दरवाज़ा भी थोड़ा सा खोल लिया है कि सिग्नल की प्रॉब्लम ना हो। अब तो आवाज़ आपको क्लियर आनी चाहिए। ठीक हुई है आवाज़ मेरी? जी बच्चे, अभी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? यस सर। ओके। तो हम बात कर रहे थे कि अगर आप उस इंडिविजुअल का सुबह को ब्लड प्रेशर चेक करने के बाद दोबारा शाम को चेक करें तो अब जाहिर है उसमें चेंज आनी चाहिए। अब उसने अगर नहीं भी सारे दिन में कोई मेडिसिन खाई तो जितना ब्लड प्रेशर सुबह को होगा शाम तक उसमें ज़रूर कोई ना कोई चेंज आ गई होगी। तो ये जो हम दो मुख्तलिफ टाइम पे रीडिंग देखेंगे उसमें जो गैप है वो भी एक स्पेसिफिक होना चाहिए। हमें पता हो कि कितना गैप कम अज़ कम या ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए जिसमें उस टेस्ट पे उसके स्कोर्स सेम आने हैं। तो अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा गैप तो भी रिजल्ट ज़ाहिर है वेरी करेंगे और उससे जल्दी आप कर लेंगे तब भी रिजल्ट वेरी करेंगे। तो वो जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड है, गैप कितना होना चाहिए, जब हम ये रिलायबिलिटी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे तो उसमें वो भी डिस्कस करेंगे। तो आपको जो टेस्ट आपने वो टेस्ट आपको सेम जो स्कोर्स है वो मुख्तलिफ मौक़ों पे भी उन्हीं इंडिविजुअल्स के प्रोवाइड करे। तो हम ये कहते हैं कि इसके स्कोर्स में कंसिस्टेंसी है, ये एक रिलायबल टेस्ट है, इसके स्कोर्स चेंज नहीं हो जाते बगैर किसी वजह के। तो आपका टेस्ट एक वैलिड टेस्ट होना चाहिए, रिलायबल टेस्ट होना चाहिए। थर्डली वो एक प्रैक्टिकल टेस्ट होना चाहिए, यानी उसको एडमिनिस्टर करने में कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन ना हो, लोग उसको इजीली अंडरस्टैंड कर लें, उसकी लैंग्वेज इतनी इजी हो कि आप जिस पे भी आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर ले। उसके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना उसके लिए आसान होना चाहिए। वो ऐसा कोई डिमांडिंग या एक्सपेंसिव टेस्ट नहीं होना चाहिए जिसमें जो अगर बहुत लंबा है तो वो ज़ाहिर है उसमें क्लाइंट की वे एनर्जी बहुत लगेगी, टाइम बहुत वेस्ट होगा। और अगर उसका कोई इक्विपमेंट ऐसा है या सेशन उसमें बहुत ज़्यादा चाहिए उसका एडमिनिस्टर करने में जिससे फीस का एक बोझ उसकी क्लाइंट की जेब पे पड़ेगा, तो इस तरह का एक्सपेंसिव कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। वो हर हवाले से फिजिबल टू एडमिनिस्टर स्कोर एंड इंटरप्रेट टेस्ट को, तो वो एक प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, एक सिंपल टेस्ट होना चाहिए। और लास्टली एक आइडियल टेस्ट शुड बी अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। अब ये जो स्टैंडर्डाइजेशन है हमने लास्ट टाइम भी क्लास में डिस्कस किया था कि व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन। इट्स अ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोसीजर्स। इसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो आपने टेस्ट जिस पर्पज़ के लिए डेवलप किया, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो प्री डिफाइंड हैं, बताया गया है डिटेल में कि ये टेस्ट क्या क्या कुछ मैयर करेगा और कैसे मैयर करेगा। फिर उसकी इंस्ट्रक्शंस क्लियर कट हों और वो हर एक जगह पे उसको उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के साथ एडमिनिस्टर किया जाए।
उसकी एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन के सेम रूल्स रेगुलेशंस यूज़ हो रहे हों हर जगह पे, ये उसी वक्त पॉसिबल होगा जब उस टेस्ट को आप स्टैंडर्डाइज करते हुए उसके नॉर्म्स डेवलप करेंगे और उसका मैनुअल लिखेंगे जिसमें ये सारी डिटेल्स मौजूद होंगी। जब भी उस टेस्ट को कहीं पे यूज़ किया जाएगा तो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके यूज़ किया जाएगा। तो वो टेस्ट जो कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ द प्रोसीजर्स कायम रखे, हर जगह पे उसको उसी तरह से यूज़ किया जा सके, उसकी ये सारी इंफॉर्मेशन मौजूद हो, वो एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होता है। तो एक आइडियल टेस्ट शुड बी अ वैलिड, रिलायबल, प्रैक्टिकल एंड स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ताकि आपके पास जब भी उस पे उसकी बेसिस पे आप कोई स्कोर्स या कंक्लूजन ड्रॉ करें तो वो सेम आए। उस स्टैंडर्डाइजेशन में आपके नॉर्म्स डेवलप करना जो प्रोसेस होता है, वो अगर आपने उसका मैनुअल लिखना है और उसको पब्लिकली यानी कमर्शियल बेसिस पे यूज़ करना है तो नॉर्म्स उसके मस्ट होते हैं। अदरवाइज बगैर नॉर्म्स के भी वो टेस्ट स्टैंडर्डाइज हो सकता है। नॉर्म्स ये होते हैं कि आप किसी भी पॉपुलेशन जिस पे वो टेस्ट डेवलप कर रहे हैं उसका एक बहुत बड़ा सैंपल लेके उसके स्कोर्स, एक्चुअल स्कोर्स को टेबुलेट कर देते हैं। जो एक्चुअल स्कोर्स उस नॉर्मेटिव ग्रुप के जिस पे आपने वो टेस्ट डेवलप किया था, वो जो एक्चुअल स्कोर्स हैं वो आपका असल में स्टैंडर्ड स्केल बन जाता है, वो आपका एक पैमाना बन जाता है जिसके रेफरेंस में आप बाद में हर उस शख्स पे वो टेस्ट एडमिनिस्टर करके उसको उस रेफरेंस पॉइंट से कंपेयर कर सकेंगे जिसके लिए वो टेस्ट बनाया गया है। फॉर एग्जांपल आपने आज पाकिस्तान में एक टेस्ट डेवलप किया बच्चों का आईक्यू लेवल देखने के लिए, उस आईक्यू का जो स्कोर आया, जितना भी आपका सैंपल था 1000, 2000, 4000 बच्चों का, उसको आपने टैबुलेट कर दिया कि इतने से इतने स्कोर वाले इतने बच्चे थे, इतने से इतने स्कोर वाले इतने थे। जिनका इतना स्कोर आया उनकी आईक्यू हाई रेंज में था, सुपीरियर था, इतनों का अबव एवरेज था, इतने से इतने स्कोर वाले एवरेज में थे, इतने से इतने स्कोर वाले बिलो एवरेज में थे। और ये जो कैटेगरीज आप बनाते हैं इसका स्टैटिस्टिकल मेथड होता है, वो मेथड हम टेस्ट इंस्ट्रक्शन में जाके पढ़ेंगे कि वो कैसे फिर आप रेंजेस बनाते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के थ्रू। तो वो रेंजेस जो आपने बना के मैनुअल में लिख दी वो उसके नॉर्म्स कहलाते हैं। अब जब भी आप उस टेस्ट को किसी बच्चे पे एडमिनिस्टर करेंगे आईक्यू देखने के लिए तो उसका जो स्कोर आएगा उसको आप उस नॉर्म्स के साथ कंपेयर कर लेंगे। वो ग्रुप आपको पता चल जाएगा कि अगर इतना स्कोर हो तो इसका आईक्यू सुपीरियर रेंज में है या अबव एवरेज में है या एवरेज में है, क्योंकि आपके पास एक नॉर्मेटिव डाटा मौजूद होगा। तो ये नॉर्म्स आपके टेस्ट के अगर आप कमर्शियल बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं तो फिर मस्ट होते हैं, अदरवाइज इसके बगैर भी टेस्ट स्टैंडर्डाइज हो सकता है और वो एक रिलायबल और वैलिड टेस्ट हो सकता है। नॉर्म्स होना इसके लिए मस्ट नहीं है, लेकिन अगर ये होंगे तो फिर वो टेस्ट कमर्शियल बेसिस पे भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4 करैक्टरिस्टिक्स होती हैं एक आइडियल टेस्ट के लिए। टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्ट हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, नॉर्मली कैसे कैसे यूज़ हो सकते हैं, उसके यूजेस थोड़े से हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली जैसे हमने जो डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन डिस्कस की थी साइकोलॉजिकल टेस्ट की कि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टैप करता है। तो जब भी हमने असल में डिफरेंसेस चेक करने होते हैं तो हमें टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स के दरमियान देखते हैं या ग्रुप्स के दरमियान आप डिफरेंसेस देखते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल ग्रुप है, एक पॉलिटिकल ग्रुप के क्या एटीट्यूड्स हैं, दूसरे पॉलिटिकल ग्रुप के क्या एटीट्यूड्स हैं, उनको आपस में आपने कंपेयर करना हो, आपने दो ग्रुप्स के एथनिक ग्रुप्स का आपस में कंपैरिजन करना हो, आपने दो कल्चरल ग्रुप्स का, दो कंट्रीज़ का, दो नेशंस का आपस में कंपैरिजन करना है, आप स्टडी कर रहे हैं, तो जाहिर है ये सारे डिफरेंसेस आप कोई टेस्ट यूज़ करेंगे तो ही आप ऑब्जेक्टिवली और क्वांटिफाइएबल मैनर में बता सकेंगे कि इनमें ये डिफरेंसेस हैं और इस लेवल पे। जब तक आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है तो आप ऑब्जेक्टिवली 2+2=4 के मैनर पे, पैटर्न पे जो है वो क्वांटिफाइएबल मैनर में आप कभी भी कोई डिफरेंस नहीं बता सकते। तो हम जाहिर है जो भी काम कर रहे होते हैं वो डिफरेंसेस ही देख रहे होते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स के दरमियान हो, चाहे वो ग्रुप्स के दरमियान हो, चाहे सेम इंडिविजुअल के डिफरेंट मौक़ों पे डिफरेंसेस हों, हम उन्हीं पे बात कर रहे होते हैं सारी की सारी साइकोलॉजी में। तो हमें इसके लिए टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप सेम इंडिविजुअल के रिएक्शंस देख रहे हैं या डिफरेंट के देख रहे हैं,
जो भी रिएक्शंस आप चेक कर रहे हैं असल में उसका मकसद कंपेयर करना होता है, एक ओकेजन को दूसरे ओकेजन से, या एक बंदे को दूसरे से, या एक ग्रुप को दूसरे से। उसी से रिलेटिव डिफरेंस से ही हमें पता चलता है कौन कहाँ पे स्टैंड कर रहा है और कितना उसमें वेरिएशन आ रही है। देन आप जो टेस्ट यूज़ करते हैं वो नॉर्मली, जैसे हमने जो टेस्टिंग स्टार्ट की थी जब 1920s में, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ये कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ, तो उसमें असल में एजुकेशनल सेटअप्स में हमने काम करना शुरू किया था। तो हम अभी तक जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं जहाँ पे ये टेस्ट, वो स्कूल सेटअप कहलाता है। तो इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसीज और फीबल माइंडेडनेस, मेंटल रिटार्डेशन, जिसको आजकल हम इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी कहते हैं, ये सारी क्लासिफिकेशन करने के लिए, चेक करने के लिए कि किसकी कितनी इंटेलिजेंस है, किसकी कितनी मेंटल एबिलिटी है, और उसको किस तरह से क्लासीफाई किया जाए, किन बच्चों को किस ग्रुप में रखा जाए ताकि उनको बेहतर अटेंशन दी जा सके। ये सारे काम करने के लिए हम टेस्ट को यूज़ करते हैं। हम जो हमारे पास पेशेंट्स, क्लाइंट्स आते हैं, उनकी या उन स्कूल के चिल्ड्रन की या ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में लोगों की इमोशनल प्रॉब्लम्स, उनके बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, उनके डेविएंट बिहेवियर्स को चेक करने के लिए, टैप करने के लिए टेस्ट यूज़ करेंगे। जाहिर है डेविएशन बिहेवियर की उसी वक्त पता चलेगी जब एज कम्पेयर टू अदर्स हम ये आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि किसका बिहेवियर या एटीट्यूड या इमोशन या फीलिंग्स दूसरे से डिफरेंट हैं और कितनी डिफरेंट हैं। अगर एक सोसाइटी में सारे ही लोग एक ही तरह से बिहेव कर रहे हों, तो वहाँ पे कोई भी किसी से मुख्तलिफ नहीं हो, तो हम उसको कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं कहेंगे। लेकिन अगर किसी दूसरे कल्चर में उसको एबनॉर्मेलिटी समझा जाता है, तो वो डिफरेंस फिर उसकी असेसमेंट से ही पता चलेगा, और उसका वेरिएशन कितनी है, क्या है, वो आपको टेस्ट स्कोर्स बताएंगे। जैसे अभी हमने स्कूल्स की बात की, तो सबसे ज़्यादा अभी अगर आप पाकिस्तान के रेफरेंस में देखें, जी हसन शहजाद साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन है। जी, क्वेश्चन आंसर हम एंड पे करेंगे। अभी आप बात सुन लें, बाद बात चल रही होती है, और उसी में आपके क्वेश्चन का जवाब आ जाता होता है। अगर नहीं आएगा तो हम एंड आपके उसके लिए टाइम रखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पूरी दुनिया में साइकोलॉजिकल टेस्ट यूज़ किए जा रहे हैं वो एजुकेशनल सेटिंग्स में किए जा रहे हैं। हम जितने भी टेस्टिंग की इब्तिदा हुई वो एजुकेशनल सेटिंग्स में ज़्यादा हमने ये काम करना शुरू किया। तो हमने उस दिन से आज तक सबसे ज़्यादा यूज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में किया है। ये बात पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में इतनी ट्रू नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है, और आपको स्कूल्स में एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट या स्कूल साइकोलॉजिस्ट फ्रीक्वेंटली नहीं मिलते, सिवाय लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के चंद स्कूलों के। तो इसलिए ये बात थोड़ी सी समझने में मुश्किल लगती है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल टेस्ट एजुकेशनल सेटिंग्स में यूज़ किए जाते हैं, जहाँ पे हर स्कूल में एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट या एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट मौजूद होता है। वो टेस्टिंग के थ्रू बच्चों की क्लासिफिकेशन करने के काम करते हैं, यानी उनकी ये देखते हैं कि कौन से बच्चे जो हैं वो किस लेवल के हैं, किन का आईक्यू कितना है। जो हाईली गिफ्टेड वन हैं या जो बहुत इंटेलेक्चुअल हैं उनको अलग ग्रुप में रखा जाए, जो उनसे कम के हैं उनको अलग में रखा जाए। अगर कोई स्पेशल चाइल्ड है तो उसको स्क्रीनिंग करके उसको स्पेशल एजुकेशन के स्कूल में रेफ़र किया जाए, ताकि लोगों को, बच्चों को एक तरह की तवज्जो दी जा सके। एक ही तरह के बच्चे एक क्लास में हों तो उनकी जो ट्रेनिंग है वो एक ही पैटर्न पे हो सके, किसी एक पे स्पेशल अटेंशन टीचर को ना देनी पड़े। जो बच्चे हैं उनकी अगर कोई एकेडमिक फेलियर्स हैं, उनकी कोई एकेडमिक अचीवमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, चेक किया जा सके कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। उनकी अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है, थेरेपी की ज़रूरत है, तो वो असेसमेंट उस टेस्टिंग की बेस पे ये डिसाइड किया जाए कि कौन सी थेरेपी, किस किस्म की काउंसलिंग की ज़रूरत है, और फिर उसकी इफ़ेक्टिवनेस देखने के लिए अगेन टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप बच्चों की कैरियर काउंसलिंग, उन्होंने क्या फील्ड अडॉप्ट करनी है, किस तरह का एप्टीट्यूड है, उसके हवाले से अगर आपने उनको गाइडेंस काउंसलिंग देनी है, तो हर जगह पे आपको टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी बेसिस पे आप ऑब्जेक्टिवली इन सारे एस्पेक्ट्स को मेजर करके उनको हेल्प आउट कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स में जैसे हमने ये बात की वर्ल्ड वॉर 1 की,
तो सबसे पहले World War I में ये ज़रूरत महसूस की गई थी कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। जब जंग हुई, और वो ज़ाहिर है बहुत लंबी जंग हुई, 1914 से 18 तक 4 साल की पूरी दुनिया जंग की लपेट में थी। तो बहुत सारे जो सोल्जर्स थे उन्होंने बहाने बनाने शुरू कर दिए, किसी ने छुट्टी मांग ली, किसी ने मेडिकल बेसिस पे छुट्टी चाहिए, किसी ने कोई और एक्सक्यूज़ किया, और वो जंग से भागने के लिए, एस्केप के लिए उन्होंने डिफरेंट रास्ते इख्तियार किए। तो उस वक्त ये एहसास पैदा हुआ कि ये राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है। जिन लोगों को हमने मरने और मारने के लिए रखा था, अपॉइंट किया था, वो तो जंग से भागना शुरू हो गए हैं। तो इनकी सिलेक्शन करते हुए हमने इनको ये असेस ही नहीं किया, इनका एप्टीट्यूड देखा ही नहीं कि ये इनका टेम्परामेंट इस तरह का है कि नहीं, इनमें करेज है कि नहीं, ये जंग का हिस्सा बन सकते हैं कि नहीं बन सकते। तो उस वक्त ये ज़रूरत महसूस की गई कि हर जगह पे जहाँ पे भी किसी को हायर करना है, उसकी सिलेक्शन करनी है किसी खास काम के लिए, तो उसकी पर्सनैलिटी असेसमेंट होनी चाहिए राइट मैन फॉर द राइट जॉब सेलेक्ट करने के लिए। तो यही काम जब ये World War I में शुरू हुआ है, फिर वॉर ख़त्म हो गई, तो फिर हमने ये टेस्टिंग की डायरेक्शन जो है वो एजुकेशनल सेटिंग्स की तरफ मोड़ दी। और सेकंड वर्ल्ड वॉर जब हुई है 1939 टू 43, ये 4 साल का अर्सा, उस वक्त तक टेस्टिंग, बहुत सारे टेस्ट डेवलप हो चुके हुए थे जिनको यूज़ किया जाना शुरू कर दिया गया था पर्सनल सिलेक्शन के लिए, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में। और उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी फिर मिले कि जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद, टेस्टिंग के बाद जिन लोगों को हायर किया गया, उनका टेम्परामेंट, एप्टीट्यूड देख के, उनकी पर्सनैलिटी चेक करके उनको रखा गया, तो वो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो उस वक्त से आज तक जितने भी सिलेक्शंस होती हैं आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में, पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, हर जगह पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्टिंग बाकायदा हिस्सा है। यहाँ पे भी अगर आप में से कोई ISSB में कभी गया हो तो आपको पता होगा कि पूरा एक दिन जो है वो साइकोलॉजिकल टेस्ट लिए जाते हैं। फर्स्ट डे, जिसको फर्स्ट साइक डे कहा जाता है, उसके बाद जो आउटडोर एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर ग्रुप डिस्कशन GTO और साइकोलॉजिस्ट करवाते हैं, उनके जो टेस्ट उन्होंने किए होते हैं उसकी असेसमेंट डोजियर की करता है साइकोलॉजिस्ट। और फोर्थ डे पे उनकी जो कॉन्फ्रेंस होती है उसमें साइकोलॉजिस्ट उस कॉन्फ्रेंस का मेंबर होता है, और उसकी पर्सनैलिटी असेसमेंट की बेसिस पे सिलेक्शन या उसकी रिजेक्शन होती है। इसके अलावा हमारे जो जितने भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप्स हैं, वहाँ पे पाकिस्तान में अभी उसका रिवाज कम है, लेकिन बाहर सारी दुनिया में इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहे होते हैं। वो एक क्लर्क की जॉब से लेके हायर की एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब तक हर एक की सिलेक्शन के दौरान उनसे राय ली जाती है। वो पर्सनैलिटी असेसमेंट करते हैं, वो एप्टीट्यूड चेक करते हैं उन लोगों का कि ये इस जॉब के लिए फिट हैं या नहीं। सिविल सर्विसेज में पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, आपने अगर आपके किसी जानने वाले ने कभी CSS का एग्ज़ाम दिया हो, या PMS जो प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज हैं उसका एग्ज़ाम दिया हो, तो आपको पता होगा कि हम सिविल सर्विसेज में भी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जो है वो बाकायदा एक हिस्सा है। जब रिटन एग्ज़ाम पास कर लेते हैं कैंडिडेट्स, तो उसके बाद उनसे एक पूरा दिन की एक्टिविटी होती है, साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाए जाते हैं उनसे, फिर वो डोजियर साइकोलॉजिस्ट असेस करते हैं, फिर उनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, और उनकी ग्रुप डिस्कशन और कोई एक टॉक के बाद उनका इंटरव्यू किया जाता है। फिर साइकोलॉजिस्ट अपनी रिपोर्ट लिखते हैं, और उसके बाद उनको फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है अगर वो सूटेबल कंसीडर हों साइकोलॉजिकली सिविल सर्विसेज के लिए। तो ये जो हमारे एजुकेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल और जो सिविल एंड आर्म्ड फोर्सेस के इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्टिंग जो है वो की जाती है, ताकि उनकी सूटेबिलिटी उस जॉब के लिए चेक की जा सके। और ना सिर्फ ये सिलेक्शन के लिए, बल्कि लोगों को प्रमोट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, और अगर कोई सूटेबल नहीं रहा, फिट नहीं रहा किसी जॉब के लिए, तो उसकी टर्मिनेशन के लिए साइकोलॉजिकल टेस्टिंग यूज़ होती है कि ये इंसान अब इस जॉब के लिए फिट नहीं रहा, अब इसको ये जॉब इसकी ख़त्म कर देनी चाहिए। तो ये डिफरेंट डिसीजंस लेने के लिए हम ये कहते हैं कि एक क्लर्क से लेके टॉप हायरार्की तक कोई भी पोस्ट किसी भी जॉब में ऐसी नहीं है जहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का रोल ना हो। पर्सनैलिटी टेस्टिंग, अचीवमेंट टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, एबिलिटी टेस्टिंग, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी टेस्टिंग, ये सारी असेसमेंट्स उन लोगों की जाती हैं। देन आपकी जितनी साइंटिफिक रिसर्च है, साइकोलॉजी चूँकि एक साइंस अब डिक्लेयर हो चुकी है, और साइंटिफिक रिसर्च बगैर टूल के नहीं होती।
आप बेसिक साइंसेज में भी देख लें, वहाँ पे भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और साइकोलॉजी में इंस्ट्रूमेंट्स हमारे टेस्ट होते हैं। अगर टेस्ट आप यूज़ नहीं करते तो फिर वो एक लिटरेचर की रिसर्च रह जाती है कि आप किसी की शायरी का कोई एनालिसिस कर लें, कोई उस पर बात कर लें, उस पर कोई अपना व्यू पॉइंट दे दें, तो वो सिर्फ एक लिटरेचर की रिसर्च रह जाएगी, साइंटिफिक रिसर्च नहीं होगी। साइंटिफिक रिसर्च में क्वांटिटेटिव रिसर्च आप करते हैं, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात होती है, ऑब्जेक्टिवली आप चीज़ों को प्रूव करते हैं। तो ऑब्जेक्टिवली प्रूव करने के लिए जाहिर है आपको कुछ स्कोर्स चाहिए, वो आपको टेस्ट भी दे सकता है। टेस्ट की बेसिस पे ही आप साइंटिफिक रिसर्च कर सकते हैं। कोई रिसर्च आपको ऐसी नहीं मिलेगी जिसमें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग ना हो, आप असेसमेंट ना कर रहे हों। आप काउंसलिंग करते हैं, गाइडेंस करते हैं, लोगों की वोकेशनल उनका टेम्परामेंट देखते हैं, उनकी कैरियर काउंसलिंग करते हैं, उसमें भी आपको टेस्ट और टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी इंसान को अगर ये कहें कि उसमें कोई कमी है, कोई वीकनेस है, तो वो ज़ाहिर है किसी टेस्ट की बेस पे ही कहेंगे। तो इंसान इंडिविजुअली भी और ग्रुप लेवल पे भी ऑर्गेनाइजेशंस भी साइकोलॉजिस्ट को हायर करती हैं या उनको इनवाइट करती हैं कि हमारे पर्सनल की, हमारे जो मुलाजमीन हैं इनकी असेसमेंट करें, इनकी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स चेक करें और इनको गाइड करें या अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे या किसी ग्रुप लेवल पे, जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है या पर्सनल डेवलपमेंट है, उसके लिए भी टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आप अगर वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को मेजर नहीं करेंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आप कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले आप चेक करेंगे, फिर इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस देंगे और फिर अगेन टेस्टिंग करेंगे, तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि पर्सनैलिटी में कोई इम्प्रूवमेंट हुई है या नहीं हुई। अब पर्सनैलिटी ट्रेड्स की इसीलिए हम बात करते हैं, पर्सनैलिटी असेसमेंट की हर जगह पे, स्पेशली पर्सनल सिलेक्शन में, रिक्रूटमेंट में और जॉब प्रमोशन में, राइट मैन फॉर द राइट जॉब सेलेक्ट करने में पर्सनैलिटी का बहुत रोल होता है कि उसकी पर्सनैलिटी उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करती है जो रिक्वायरमेंट्स उस जॉब की हैं या नहीं करती। तो पर्सनैलिटी ट्रेड्स, उनकी पर्सनैलिटी की डायनामिक्स असेस करने के लिए हम टेस्टिंग पे ही रिलाई करते हैं। लोगों की बायोलॉजिकल कल्चरल जो वेरिएशंस हैं उनको चेक करना है, दैन आपको टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब चूँकि एक दौर ऐसा आ गया है कि हम सिर्फ चीज़ों को रीजन्स के हवाले से नहीं देखते बल्कि कल्चर के हवाले से भी देखते हैं कि कौन सा कल्चर क्या चीज़, किन चीज़ों को पॉजिटिव कहता है, किन को नेगेटिव कहता है। कल्चर की बेसिस पे बहुत सारी स्टडीज़ अब हो रही हैं, कलेक्टिविस्टिक कल्चर और इंडिविजुअल कल्चर पे बाकायदा डिबेट्स हो रही हैं। तो इन सारे एस्पेक्ट्स को भी आप तभी चेक कर सकते हैं जब आप कोई टेस्ट करेंगे, आप उनको ऑब्जेक्टिवली मेजर करेंगे किस किस कल्चर में किस किस लेवल पे और किस किस तरह से कौन से डिफरेंसेस पाए जाते हैं और वो किस लेवल के हैं। देन आपके जो टूल्स हैं, जो आपकी असेसमेंट है, वो आपकी लाइफ स्पैन डेवलपमेंट को चेक करने के लिए, यानी बचपन से लेके फौत होने तक आपकी सारी ज़िंदगी असेसमेंट पे मुहित है। आपको चेक करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से लेवल, किस एज ग्रुप में, किस ग्रेड लेवल पे जाके आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। आज जो हम कहते हैं कि जी एक 9 महीने का बच्चा, 10 महीने का बच्चा चलने की कोशिश शुरू कर देता है, 1 साल का बच्चा चलना शुरू कर देता है, तो ये कैसे पता चला? ये एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और वो जो थेरीज थी उनको टेस्ट किया गया बार बार और चेक किया गया कि ऐसे इसी टाइम पे वाक़तन ऐसे होता है। इतने साल का बच्चा ये वर्ड्स बोल सकता है, इतने साल का बच्चा ये वर्ड्स नहीं बोल सकता, इसकी इतनी वोकैबुलरी होती है, इतनी नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें बार बार टेस्ट करके, चेक करके ही पता चली हैं और वो रूल्स बने हैं और उसी से अब हम डेविएशन चेक करते हैं कि जी एक बच्चा 3 साल की उम्र में चलना शुरू किया तो इसका मतलब उसमें डेवलपमेंटल डिले है। तो वो डिले कैसे पता चला? क्योंकि हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस पता थी कि हमने बार बार टेस्ट करके एक बड़े पॉपुलेशन पे, बहुत बड़े सैंपल पे चेक किया, उसकी हमने इम्प्लीकेशन देखी और वो ऐसे ही होता रहा। और अब जब कोई डेविएशन आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसके लाइफ स्पैन में ये एक डिले है, हम उसको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। जिस एज ग्रुप में और जिस ग्रेड में जो काम हो सकता है या नहीं हो सकता उसका हमें पता होता है। ये सिर्फ टेस्ट ही हमें बताते हैं, ये ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ही हमें ये बता सकती है। एजुकेशनल प्रोसीजर्स में कोई डिफरेंसेस हैं, हमने किसी साइकोथेरेपी का कोई आउटकम देखनी है, यानी आपने कोई असेसमेंट की, टेस्टिंग की, आपको पता चला कि ये प्रॉब्लम है, फिर आपने उसके लिए
उसकी थेरेपी की या काउंसलिंग की, तो अब उसका इफ़ेक्ट क्या आया वो देखने के लिए अगेन आपको टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। कोई कम्युनिटी में आपने कोई प्रोग्राम शुरू किया है, लोगों को अवेयरनेस दी है, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, कोई भी हेल्दी एक्टिविटी है, उसको उसका इफ़ेक्ट देखना है, तो ज़ाहिर है आप टेस्ट करेंगे। आप कोई इन्वेंट्री यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि लोगों के एटीट्यूड में कोई चेंज आया या नहीं आया, उनकी थिंकिंग में, फीलिंग्स में, इमोशंस पे कोई फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा। आप कोई एनवायरमेंटल वेरिएबल्स, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो किसी एम्प्लॉई की या किसी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रही हैं, उनमें कोई वेरिएशंस ला रही हैं, उसको पॉजिटिवली या नेगेटिवली अफेक्ट कर रही हैं, वो भी आप टेस्टिंग से ही जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपके टेस्ट से रिलेट कर रहे होते हैं। जब तक आप कोई ऐसा टूल, कोई ऐसा डिवाइस यूज़ नहीं करते, आप ये डिफरेंसेस, ये वेरिएशंस और इसके इम्पैक्ट्स मेजर नहीं कर सकते। आपकी जो बहुत सारी इस वक्त फील्ड्स हैं साइकोलॉजी की, अभी जो इमर्जिंग फील्ड्स, न्यू फील्ड्स भी आ रही हैं, जैसे फोरेंसिक साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी और ट्रैफिक साइकोलॉजी इवन अब इंट्रोड्यूस हो चुकी है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, जो नई फील्ड्स हैं हमारी। एनवायरमेंटल साइकोलॉजी की फील्ड नई है। जो पुरानी फील्ड्स थी उसमें तो टेस्ट आपको हर जगह पे नज़र आते ही आते हैं, नई फील्ड्स भी बगैर टेस्टिंग के नहीं है। जो भी फील्ड इमर्ज होती है उसमें सबसे पहले उसकी असेसमेंट, टेस्टिंग के मेथड्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं कि आपने डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मेजर कैसे करना है, फिर उसमें आप चेंज क्या ला सकते हैं और फिर उस चेंज को कैसे मेजर करना है। तो कोई भी ऐसी फील्ड साइकोलॉजी की नहीं है जहाँ पे टेस्ट और टेस्टिंग की ज़रूरत ना हो या उसके बगैर वो साइंटिफिक फील्ड कंसीडर हो जाए। आपकी एजुकेशनल, थेरापीटिक सेटअप्स, कॉग्निटिव इंटरपर्सनल चेंजेस, आपके जो इंटरवेंशन प्रोग्राम्स आप इंट्रोड्यूस करवाते हैं, चाहे वो क्लिनिक पे करवाएं, चाहे किसी कम्युनिटी सेटअप में करवाएं, हर जगह पे डिफरेंसेस चेक करने के लिए, उसकी इफेक्टिवनेस चेक करने के लिए आपको टेस्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। उन्हीं की बेसिस पे आप कोई असर्शंस देते हैं। आप यंग पीपल की जो हमारी जो सरमाया गिना जाता है, यंग एडल्ट, यूथ जो होती है, जो फ्यूचर होता है किसी नेशन का, उसकी कैरियर प्लानिंग सबसे इम्पॉर्टेंट एडवांस कंट्रीज़ में कंसिडर की जाती है। और वो उसी वक्त मुमकिन होगी जब आप उनके एप्टीट्यूड टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, उनकी जो है वो असेसमेंट करेंगे और उनको फिर गाइड कर सकेंगे कि आपको क्या करना चाहिए या आप क्या क्या कर सकते हैं ज़िंदगी में। आपकी जो क्रिमिनल सेटिंग्स हैं, जो आपका फोरेंसिक सेटअप है, उसमें पूरी दुनिया में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत मानी गई है। और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर काम करते हैं। वो डेविएंट बिहेवियर को चेक करते हैं कि कौन सा डेविएंट बिहेवियर या क्राइम किस वजह से पैदा हुआ है, उसके पीछे क्या क्या रीज़न्स हैं, ताकि उन रीज़न्स को ख़त्म किया जा सके। जो क्रिमिनल्स हैं उनकी पर्सनैलिटी, उनकी टेम्परामेंट चेक किया जाता है, उनकी पर्सनैलिटी में, उनके ब्रॉटअप में कौन से ऐसे इश्यूज थे जिन्होंने उनको क्रिमिनल बनाया, उन फैक्टर्स को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उन लोगों की करेक्शन कैसे की जा सकती है, और इस जो क्राइम रेट बढ़ रहा है इसकी प्रिवेंशन कैसे हो सकती है, और इन क्रिमिनल्स की रिहेबिलिटेशन कैसे हो सकती है। कि यानी उनको सिर्फ इम्प्रिजनमेंट में रखना ही मकसद नहीं है, कैद रखना ही मकसद नहीं है, बल्कि उस कैद के दौरान उनको एक हेल्दी सोशली यूजफुल इंडिविजुअल बना के बाहर निकाला जाए, ताकि अगेन जाके वो क्राइम में मुलव्वस ना हो जाएं, बल्कि एक यूजफुल ह्यूमन बीइंग, सोशल ह्यूमन बीइंग बन के वो ज़िंदगी गुजारें। तो उसके लिए उनकी रिहेबिलिटेशन की जाती है। ये सारे काम साइकोलॉजिस्ट जो करते हैं वो टेस्टिंग की बेसिस पे करते हैं। जब तक वो ये सारे फिनोमिनन टेस्ट नहीं करते, चेक नहीं करते कि क्या क्या वजूहत हैं, इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, और फिर जो रेमेडीज़ उन्होंने जो उसमें रिकमेंडेशन दी होती हैं, या उन्होंने जो थेरेपीज़ दी होती हैं, कोई इंटरवेंशन प्लान तरतीब दिए होते हैं, उसकी इफ़ेक्टिवनेस देखने के लिए अगेन असेसमेंट की, टेस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, ताकि ये पता चल सके कि उनका काम कितना फ्रूटफुल रहा है और कितना वो नहीं रहा। तो ये सारे हमारे जो यूजेज हैं, ये सारे एरियाज़ में हम जो टेस्ट यूज़ करते हैं, कोई ऐसी ज़िंदगी की फील्ड नहीं है जहाँ पे टेस्टिंग का रोल ना हो। लेकिन इसके बावजूद कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज जो है वो टेस्टिंग के साथ रहे हैं पहले दिन से, और कुछ को हमने कवर किया, उनको कंट्रोल किया, और कुछ लिमिटेशंस स्टिल हमारे साथ चल रही हैं इस टेस्टिंग में और टेस्टिंग के प्रोसेस में।
वो लिमिटेशंस अभी हम अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं, उन पे बात करेंगे। उससे पहले यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आपको पूछ सकते हैं। हसन, आपने हैंड रेज किया था, पहले आप पूछ लें, और बाकी इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन है तो पहले वो पूछ लें, फिर हम अगली क्लास स्टार्ट करेंगे तो लिमिटेशंस पे बात करेंगे। जी हसन। सर मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आया था, हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि अगर एक स्पेसिफिक सोसाइटी में सारे ही लोग किसी एक वे में बिहेव कर रहे हैं तो हम उसको एबनॉर्मेलिटी की क्राइटेरिया में नहीं लेके आएंगे। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर रियल में ऐसा हो कि वो जो उस सोसाइटी में लोग रह रहे हैं वो किसी सुपरस्टिशियस की बेस पे या किसी ऐसी भी जो बिलीफ है उसकी बेस पे सारे ही एबनॉर्मल में बिहेव कर रहे हैं, तब भी हम उसको एबनॉर्मेलिटी की क्राइटेरिया में नहीं लेके आएंगे? जी, उस सोसाइटी में वो तब भी एबनॉर्मल नहीं बनेगा, दूसरी सोसाइटी के रेफरेंस से एबनॉर्मल होगा। जैसे हमारे यहाँ होता है ना, आप देखें अपनी सोसाइटी का एक डिफरेंस। आप यहाँ पे दोस्त लड़के फिर रहे होते हैं तो हाथों में हाथ डाल के एक दूसरे से गले मिलते हैं, हाथ का एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। लड़कियाँ एक दूसरे के साथ इस तरह से फ्रैंक होती हैं। तो कोई वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो हमें देखेंगे तो वो हमें एबनॉर्मल कहेंगे। वो कहेंगे कि ये लड़के लड़के आपस में फिर रहे हैं, लड़कियां लड़कियां आपस में फिर रही हैं, ये तो एबनॉर्मलिटी है। यंग एज में तो लड़का और लड़की उनको आपस के रिलेशन उनके होने चाहिए, ना कि लड़कों के आपस में हों और लड़कियों के आपस में हों। तो वो हमें एबनॉर्मल कहेंगे, हम उनको एबनॉर्मल कहेंगे कि जी ये बगैर शादी के इस तरह से इतनी फ्रैंकनेस के साथ करते रहते हैं। तो एक जगह पे जो एक नॉर्म चल रहा होता है, एबनॉर्मल का कॉन्सेप्ट हमेशा यही होता है कि जो नॉर्म से हटा हुआ हो, जो नॉर्म में एक्सेप्ट की गई चीज़ है वो एबनॉर्मलिटी नहीं होती। हम एबनॉर्मलिटी को गलत और सही के पैमाने पे नहीं देखते असल में, हम उसको रिलीजन के क्राइटेरिया पे भी नहीं देखते। अगर रिलीजन ने कोई चीज़ गलत कही है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो नॉर्मलिटी या एबनॉर्मलिटी का क्राइटेरिया है। एबनॉर्मलिटी का क्राइटेरिया सिर्फ ये है कि जो चीज़ एक्सेप्ट कर ली गई है उससे हट के जो भी होगा वो एबनॉर्मल होगा। आप सारे के सारे नालायक स्टूडेंट होंगे एक क्लास में, सारे के सारे डफ किस्म के स्टूडेंट होंगे, या लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डफर किस्म के स्टूडेंट होंगे, तो उनमें अगर एक इंटेलिजेंट होगा तो वो इंटेलिजेंट एबनॉर्मल होगा। जो नॉर्म से हटा हुआ है, जो कि नॉर्मल कर्व जो स्टैटिस्टिकल होती है उसमें 80% लोग सेंटर में फॉल कर रहे होते हैं, 10% राइट कर्व में, आपकी आवाज़ नहीं आई, वो जो राइट और लेफ्ट कर्व में 10% लोग जा रहे होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं। जो एक तरह के हैं वो नॉर्मल वहाँ पे कंसिडर किए जाएंगे। सर ये अभी आपने कहा है कि अगर एक क्लास में सभी नालायक स्टूडेंट हैं और एक लाइक स्टूडेंट है, तो सर इससे आगे आपकी आवाज़ नहीं आई है, काइंडली एक दफ़ा रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा वो जो लाइक स्टूडेंट होगा वो एबनॉर्मल होगा, क्योंकि वो बाकियों के साथ मैच नहीं करता। हम नॉर्मेलिटी को गलत और सही के पैमाने पे नहीं देखते।